Good morning to all of you. Welcome in our channel पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स। और मैं पवन खांडल पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सीकर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक 12 नंबर की इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 12 मार्क्स की यूनिट है और इसमें 3-4 चैप्टर्स हैं। तो आज इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं और हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको इस चैप्टर के सारे जो भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो यू कैन सी हियर दैट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेक्टर्स फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें हम एक और चीज़ जोड़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ आप एक चीज़ यहाँ नोट कर सकते हैं, सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये आप इसको नोट कर लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड की अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है इट रेफर्स द डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये चारों सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, the total demand, in other words, what is the aggregate demand? Aggregate demand means the sum total of demand which were done by all the sectors of the economy, that is called the aggregate demand. We know very well that aggregate means total. So what is the demand? You know what is the demand? In microeconomics we read that demand is the quantity which a consumer is ready to buy and purchase on a given price in a given period of time. That is the demand for individual consumer. बट वैन वी टॉक एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स कि जितने भी हमारे देश में सेक्टर्स हैं और वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। तो दैट इज अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। सो इन अदर वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, व्हाट कैन वी से दैट एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री। कि कंट्री में लोग कितना एक्सपेंडिचर करने को तैयार हैं, कितना एक्सपेंडिचर वो करते हैं, कितनी उनकी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सब मिलके दैट ऑल बिकम द एग्रीगेट डिमांड। दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड। आई होप कि आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। तो कंपोनेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट मीन्स कि डिफरेंट सेक्टर्स डिमांड गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी and these different sectors become the component of aggregate demand। यानी कि इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है उसको हमने एग्रीगेट डिमांड बोला। अब ये जो टोटल डिमांड आएगी इकोनॉमी के अंदर, उसको कौन कौन से सेक्टर्स डिमांड करेंगे, उन्हीं को हमने क्या कह दिया? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इन ब्रॉड टर्म दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यू कैन सी हेयर सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड और पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई फॉर प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम दैट इज द नेट एक्सपोर्ट। इट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट। तो सो एक्स माइनस एम इज द नेट एक्सपोर्ट। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक बार फिर से हम देख सकते हैं,
सबसे पहले हम बात करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। इसी को हम हाउस होल्ड और पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। दूसरा, इसको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आप लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड करेंगे, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा आपका प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, दैट इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स। तीसरा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि गवर्नमेंट करती है। चौथा नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, यानी कि हमारे गुड्स एंड सर्विस की जो फॉरेन कंट्रीज में डिमांड हो रही है उसको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। और बाकी हम इनको वन बाय वन अभी डिटेल में और आप स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब इसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज सब, एक बार हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की। मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं कि ये जो कंपोनेंट्स है इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कि क्योंकि इसको जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा, GDP एट MP दैट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। दिस इज द gross domestic product at market price. And students, you can see very clearly that these four sectors, these four components again we are writing here. So इनको ज़्यादा अलग से डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। C का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप भी लिख लीजिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड और पर्सनल इंडिविजुअल्स हैं वो गुड्स एंड सर्विस पर जो खर्चा करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विस के कंजप्शन पर, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा आई है, आई का मतलब है प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रोड्यूसर जो इन्वेंट्री पे, मशीनरी पे, प्लांट्स पर, बिल्डिंग्स पर, इन सब पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तीसरी हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। जो गवर्नमेंट है वो कंजप्शन पर और इन्वेस्टमेंट पर, दोनों पर ही जितना भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है दैट वुड बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरेन कंट्रीज जो हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं उसको निकालने के लिए हमने यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो विदेशों से हमने इंपोर्ट किया, तो ये आ जाता है कि इट इज़ द टोटल डिमांड डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन आवर कंट्री, एंड ऑल दीज आर हैड बीन एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियोज़ in national income, that is at that time I discussed about the GDP at MP. Now the next see here the AD schedule, yani ki schedule of the aggregate demand. Now here you can see that these are the income. Initially the income is 0, then it is rising by 20, 40, 60, 80, 100 and 120. Now what is the aggregate demand schedule? Aggregate demand schedule means it is the schedule which shows the relation between the income and aggregate demand. That is the aggregate demand schedule. Now aggregate demand as per the Keynes, broadly aggregate demand is equal to C plus I. In our many example we take aggregate demand as a sum total of consumption and investment, so C plus I. So in this example also we take consumption. देखिए G और X minus M भी होता है, लेकिन अभी हम उसको यहाँ अपने कन्वेंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए छोड़ रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के दो मेजर कंपोनेंट हो गए, एक कंजप्शन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हुआ 0 इनकम पर, कंजप्शन है 20, इन्वेस्टमेंट है 10, तो एग्रीगेट डिमांड हो गई 30। फिर कंजप्शन 20 इनकम हुई तो कंजप्शन 25, एग्रीगेट डिमांड 10 एंड एग्रीगेट डिमांड 35, दोनों का टोटल करते जा रहे हैं। इस प्रकार से इन बाय दिस वे वी गेट द एग्रीगेट डिमांड। द टू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट नंबर 1 दैट इन्वेस्टमेंट is here induced investment, sorry, it is autonomous investment which does not depend on the level of income. इनकम का कोई भी लेवल हो उस पर इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स रहता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और हमने इसको फिक्स मान लिया 10। और कंजप्शन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ता जा रहा है और दोनों का टोटल हमारा बन गया एग्रीगेट डिमांड। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर 0 लेवल पर भी इनकम है तब भी हमारी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड होगी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बिना डिमांड के सिचुएशन नहीं हो सकती है। तो हालांकि 0 लेवल ऑफ इनकम की भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि इनकम 0 हो, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर लेवल ऑफ इनकम 0 है तो भी समथिंग डिमांड वुड बी देयर, कुछ न कुछ डिमांड होगी और वही एग्रीगेट डिमांड हुआ।
तो देर इज़ यहाँ हमने सी को कंजप्शन लिया है, और क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड 0 पर क्यों होगी, इसका जवाब मैंने यहाँ लिखा है, बिकॉज सम मिनिमम एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल इवन व्हेन वाई इज़ 0। कुछ ना कुछ एक बहुत कम हिस्सा हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर जब इनकम आपकी 0 हो, इनकम बिल्कुल नहीं हो। उस स्थिति में भी इवन इन दैट कंडीशन देयर वुड बी सम डिमांड, एंड दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड। एंड दैट्स वाई वी से दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0। आप ये कर्व देखिए, इस कर्व के अंदर जो हमने एग्रीगेट डिमांड बनाया, देखिए यहाँ C प्लस आई इज इक्वल टू AD लिखा है, ये आप इसको लिख सकते हैं C प्लस आई इज इक्वल टू AD। और ये जो AD लिखा है, इसमें ये जो कर्व है देखिए 0 से स्टार्ट ना होकर के 0 के कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और I को हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना है, तो I कांस्टेंट हो गया। C और I का जो टोटल बन गया वो हमारा इधर से आपके पास ये जो कर्व है वो एग्रीगेट डिमांड का है। और ये जो वाई लाइन आप देख रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपकी इनकम लाइन है, दिस इज कॉल्ड इनकम लाइन, और दिस इनकम लाइन इज आल्सो नोन एज अ एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया इसको एग्रीगेट सप्लाई। तो नाउ यू कैन सी दैट वी आर टेकिंग इनकम ऑन OY एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड ऑन OY एक्सिस। इनकम वी टेक ऑन OX एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड ऑन OY एक्सिस। एज द इनकम राइजेज एग्रीगेट डिमांड राइजेज, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 0 से स्टार्ट नहीं होगी, तो हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी। एक तो आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हो गया, इसमें भी आपको यही बताना है कि एज इनकम राइजेज देन एग्रीगेट डिमांड आल्सो राइजेज। द सेकेंड थिंग दैट एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ C प्लस I in our example, consumption plus investment. Third thing is that investment remain constant, that is 10 here. And the fourth thing that as income rises the aggregate demand rises because consumption rises, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपका फिक्स है। अब इनकम बढ़ने से क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इसलिए आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो इसका डायग्राम है इसको भी एक्सप्लेन किया। तो डायग्राम के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो 0 से स्टार्ट ना होकर के कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। और यहाँ हमने जो I बनाया है इन्वेस्टमेंट लाइन है, इन्वेस्टमेंट है, जहाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको पैरेलल कर दिया एक्स एक्सिस के। और Y जो है ये इनकम लाइन कहते हैं इसको, जो 45 डिग्री पर बनाते हैं, और यही एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। बाकी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को वापस से एक बार डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। हाउस होल्ड और पर्सनल फाइनेंस एक्सपेंडिचर है कि टोटल डिमांड फॉर ऑल द फिनिश्ड गुड्स बाय ऑल द कंज्यूमर्स एंड देयर एक्सपेंडिचर ऑन इट। इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, जितने भी फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूमर खरीद रहे हैं उन पर वो जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। इट आल्सो मीन्स द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और न केवल जो रियल एक्सपेंडिचर है वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बल्कि वो एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड करते हैं जिसको कि अगर कंज्यूमर इन फाइनेंशियल ईयर कोई एक्सपेंडिचर करता है, प्लान करता है कि उसको फाइनल एक्सपेंडिचर किसी गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करना है, वो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेकेंड इज प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें ओवरऑल डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा बाय ऑल द प्राइवेट सेक्टर फर्म्स फॉर एन एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी स्टॉक्स ऑफ कैपिटल गुड्स है उसके अंदर जो हम एडिशन कर रहे हैं, चाहे हम प्लांट लगाएं, चाहे हम बिल्डिंग बनाएं, चाहे हम लैंड खरीदें, चाहे मशीनरी लगाएं, वो जो सारा एक्सपेंडिचर है वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. That is another component of aggregate demand. The next is the government expenditure. Now you can see that it is the summation of consumption expenditure and investment expenditure by government and its agencies on all economic as well as non-economic activities for the collective welfare of the general masses. जो गवर्नमेंट खर्चा करती है इसको आपको ध्यान रखना है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन ऑन मेनली फॉर द कलेक्टिव सर्विसेज, कलेक्टिव वेलफेयर. कि पब्लिक पार्क बना दिया, पब्लिक हॉस्पिटल बनाया, कोई पब्लिक स्कूल खोला, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक कलेक्टिव और जनरल सर्विस के लिए होता है. वो एक्सपेंडिचर चाहे वो कंजप्शन के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो, वो सारे एक्सपेंडिचर हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी मेजर पार्ट, अ बिग मेजर पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड.
द नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट. दिस इज द नेट डिमांड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर आवर नेशंस डिमांड. और इसको हम कैसे निकालते हैं आपको पता है कि एक्सपोर्ट में से आप व्हाट विल यू डू, you will minus import from the export, so you will get the net export, and net export shows that what is the net demand done by the rest of the world in our country. Net demand for the goods and services which are produced in our country. So this is the net export. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी. अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है उसको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद 4 जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं उनको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज द कंजप्शन फंक्शन. नाउ सी व्हाट इज द कंजप्शन फंक्शन. तो स्टूडेंट्स, कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इन द इकोनॉमी. यानी कि इनकम का और कंजप्शन का जो फंक्शनल रिलेशन है, जो एक फिजिकल रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन कहते हैं. दैट मीन्स कि दैट C depends on Y, कि जो कंजप्शन है इट डिपेंड्स ऑन इनकम. C इनकम पर डिपेंड करता है, कंजप्शन इनकम पर डिपेंड करता है. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कंजप्शन फंक्शन, इसको हमने मैथमेटिक्स से लिखा है इस तरह से कि C इज अ फंक्शन ऑफ Y. यहाँ पर मैंने लिखा है C इज इक्वल टू A प्लस BY. Somewhere you will get that C is equal to C bar plus BY. Now what is C bar here? C bar is a autonomous consumption. We will discuss it after some time. This is autonomous. You can write here that C bar or A both consumption. This is called the autonomous consumption. You can write here that C bar और A दोनों ही क्या हैं? This is the autonomous consumption. एंड B इज़ व्हाट, B इज़, अभी आप यहाँ नोट कर लीजिए दैट B इज़ MPC. हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि MPC क्या है. तो एक बार वापस से समझिए कंजप्शन फंक्शन क्या है. कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन Y एंड C. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. यू कैन सी that as Y rises, income rises, as consumption also rises. This is the functional relationship between income and consumption. Next is, you can see here the tabular and graphical presentation of this consumption function, कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. लेकिन देखने वाली बात यह है कि when your income is 0 then there is a minimum level of consumption, that is 20. So this is called the autonomous consumption. The minimum level of consumption expenditure at 0 level of income. This is called autonomous consumption. So you can write here. I write in this. मैं यहाँ पर एक बोर्ड लेता हूँ और उसके अंदर हम जो है ये आपका यही मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ. ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है आप इसको नोट कर लीजिए. minimum level of consumption at 0 level of income is called autonomous कंजप्शन. मैंने इसको लिख दिया है, आप देख लीजिए एक बार वापस से आप पढ़ लीजिए इसको कि व्हाट इज़ द यू कैन सी व्हाट इज़ द ऑटोनोमस कंजप्शन. सो दिस इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन at 0 level of income is called autonomous consumption. That's why C, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि C is not starting from 0, it is starting from some above point, कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. हम यहाँ पर what we are taking income at O x axis and consumption at O y axis. So as your income rises, your consumption is rising. You can see here that at OY1 of level consumption is OC1, and when income level is OY2 consumption is OC2. यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है.
इस डायग्राम को हम थोड़ा और समझेंगे, वी विल मोर अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दैट यू कैन सी दिस बी पॉइंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। मैं वापस इसको दोबारा इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेक इवन पॉइंट? यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट बी जो y है दैट इज इक्वल टू c, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर हम y ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, और इधर हम कंजप्शन ले रहे हैं, तो जो b पॉइंट है इस पर y और c आपका बराबर है। ये आप देख सकते हो कि b पॉइंट के ऊपर जितनी कंजप्शन है उतना ही क्या है, इनकम है। इधर से इतनी कंजप्शन हो गया और इतना ही हमारा क्या हो गया, ये कंजप्शन हो गया और इतनी हमारी इनकम हो गई। तो ये इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू c, यानी कि जितनी आपकी इनकम है वो सारी की सारी यहाँ पर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। योर इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट यू कैन सी कि इनकम लाइन जो है, ये जो 45 डिग्री है बच्चों, ये 45 डिग्री आपका इनकम लाइन है। दिस इज कॉल्ड द इनकम लाइन। तो आफ्टर दिस बी पॉइंट इनकम लाइन y इज मोर देन कंजप्शन। यहाँ पर इसके बाद क्या हो रहा है, इनकम लाइन कंजप्शन से ज़्यादा हो रही है। अब ये जो इनकम लाइन कंजप्शन से ज़्यादा हो रही है, इसका जो गैप है दिस इज कॉल्ड द सेविंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेविंग। ये कहलाता है सेविंग। दिस इज कॉल्ड द सेविंग। तो आफ्टर दिस लेवल when your income is rising, consumption is rising, but the rate of increasing of consumption is less than the rate of increasing of income, because after a certain level some part of income is saved by the consumer. इनकम का जो कुछ पार्ट है वो कंज्यूमर क्या करता है, सेव कर लेता है। और ये जो आप गैप देख रहे हैं y में और c में, y लाइन में और c लाइन में जो आप गैप देख रहे हैं, दैट गैप इज सेविंग। उस गैप को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेविंग बोल रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ये इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ये गैप भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो यू कैन सी व्हाट इज़ द कंजप्शन फंक्शन। और एक बार इसको जो है एक अलग पेज पे मैं कंजप्शन फंक्शन को बना के और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो वी टेक वन स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, इफ वी कैन सी, जस्ट अ मिनट। Okay, so I explained this curve here again. So you see, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कर्व और बना के दिखा देता हूँ कि ये हमने 45 डिग्री लाइन पर इनकम लाइन बनाई। ये जो इनकम लाइन है इस पर आपका इधर हम c ले रहे हैं, इधर हम y ले रहे हैं, और इस लाइन के ऊपर क्योंकि 45 डिग्री पर है तो इस लाइन के हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन यू कैन सी दैट y और c क्या है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ से आपकी कंजप्शन लाइन शुरू हो रही है, दिस इज कॉल्ड द C। और ये पॉइंट हमने बनाया B। तो B पॉइंट के पहले नीचे आप देख सकते हैं कि C ज़्यादा है किससे, Y से। हम यहाँ पर एक कलर लेते हैं दूसरा, कि B पॉइंट के नीचे आप देख सकते हो C इज़ ग्रेटर देन Y बिफोर B। ये जो B पॉइंट है इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि C जो है, दिस इज C इज़ ग्रेटर देन Y, यानी कि इनकम जो है वो कम है और कंजप्शन ज़्यादा है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन विल रिमेन ओनली एट वेरी फ्यू, एट लो लेवल ऑफ इनकम, और जब बहुत कम टाइम के लिए सिचुएशन होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एज योर इनकम राइजेज कंजप्शन इज राइजिंग। एट बी पॉइंट यू कैन सी, बी पॉइंट पर y इज इक्वल टू क्या है, c है, यानी कि जितनी इनकम है उतना ही आपका कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट अगेन द इनकम राइजिंग, व्हेन जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। और लेकिन द रेट ऑफ कंजप्शन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इनकम, जो इनकम के बढ़ने की रेट है वो लेस देन है, सॉरी ज़्यादा है। इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इनकम इज़ मोर देन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कंजप्शन। इसको आप नोट कर लीजिए कि
इनकम के बढ़ने की जो रेट है वो कंजप्शन के बढ़ने की रेट से ज़्यादा है या कंजप्शन के बढ़ने की रेट इनकम के बढ़ने की रेट से कम है। इसलिए आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट सी लेवल, जो सी कर्व है वो वाई कर्व से क्या है, नीचे है। द कर्व ऑफ सी इज लेस देन द कर्व ऑफ वाई। और ये जो दोनों के बीच का गैप है, द गैप बिटवीन दिस सी एंड वाई, ये गैप जो आप देख रहे हैं, दिस गैप इज़ द सेविंग। यही गैप क्या है, आपका सेविंग है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेविंग भी क्या होगा, इनकम बढ़ने पर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे सेविंग इनकम बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ती जा रही है। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, व्हेन इनकम राइजेज, द कंज्यूमर स्टार्ट सम पार्ट ऑफ इनकम एज अ सेविंग। कंज्यूमर अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करना शुरू कर देगा, सेव करना शुरू कर देगा। इसलिए बी पॉइंट तक तो वाई बराबर सी है, लेकिन उसके बाद वाई इज़ ग्रेटर देन सी हो गया, यानी कि इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है। और जो बढ़ी हुई इनकम है उसका कुछ पार्ट कंज्यूमर क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंजप्शन फंक्शन। सो फर्स्ट आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन, एंड दैट इज मीनिंग ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज, कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इन द इकोनॉमी। इसमें हम कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट ये होगा कि पॉजिटिव रिलेशन है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। दैट मीन्स एज इनकम राइजेस, कंजप्शन आल्सो राइजेस। द सेकंड पॉइंट इज इनकम, you can see second point is what, rate of increasing income, rate of increasing income is more than rate of increasing consumption। यानी कि इनकम के बढ़ने की जो रेट है वो कंजप्शन के बढ़ने की रेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन करूँगा अभी। तो ये 1-2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट हो गया, मीनिंग हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। ये हम जानते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, लेकिन जो इनकम के बढ़ने की रेट है वो कंजप्शन के बढ़ने की रेट से ज़्यादा होगी, या कंजप्शन के बढ़ने की रेट इनकम के बढ़ने की रेट से कम होगी। ऐसा क्यों होगा, इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि वाई वी विल हैव दिस टाइप ऑफ थिंग। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आफ्टर सर्टेन लेवल कंज्यूमर विल स्टार्ट टू, आफ्टर सर्टेन लेवल कंज्यूमर विल स्टार्ट सेविंग। तो कंज्यूमर क्या कर देगा, सेविंग करना शुरू कर देगा। इसलिए इनकम जितना इनकम बढ़ेगी उतना कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। एक हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। आप ये साथ के साथ नोट करते जाइए क्योंकि मैं इसको फिर क्लीन करूँगा। ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, जहाँ पर इनकम बराबर हो जाती है कंजप्शन के, y = c, यानी कि जितना अर्निंग होती है उतना ही कंज्यूम हो जाता है। दूसरी बात हमें इसमें यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे का जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं इस कर्व के अंदर कि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे का जो कर्व है, इस बी पॉइंट के नीचे जो कर्व है, इस कर्व के अंदर इसके नीचे क्या होगा, c > y होगा, यानी कि कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत कुछ टाइम के लिए ये लेवल होगा। और एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, यहाँ जैसे हम बात करें, इस जीरो लेवल ऑफ इनकम पर देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ कंजप्शन एंड दैट कंजप्शन इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हमने c बार या और इसको हमने a कहा है। तो ये y अगर जीरो है तो उस पर जो मिनिमम कंजप्शन होगा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, वो मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको मैं बता चुका हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंजप्शन फंक्शन। और जीरो लेवल पर कंजप्शन जीरो नहीं होगा, देयर वुड बी सर्टेन लेवल ऑफ कंजप्शन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। और उसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजप्शन, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ये हमारे को इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कंजप्शन इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इनकम। And third thing that consumption is not zero even at the zero level of income, and break even point where y = c. After break even point, consumer will start
to save some part of its income. That's why income does not rise as consumption does not rise as income rise. So these are some points which you have to keep in your mind regarding the consumption function. So friends, after this topic we will continue the chapter. So please remain with us and like and share our video. Thank you so much.